देश में ईमानदारों से जयचंद और मीर जाफर ज्यादा हों, तो फिर ऐसा ही समाज बनेगा जैसा हमारा भारत में है। कोई आपत्ति ना जनाए, लेकिन यहाँ पर जयचंदों की और मीर जाफरों की कोई कमी नहीं है, भरपूर मात्रा में है। और सरकार में तो इतनी अधिक मात्रा में जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये लोग किसी के सगे नहीं है। कोई कल को कोई दूसरी सत्ता आ जाएगी, उसके सगे बन जाएंगे ये लोग। इनके फिकल, क्या कहते हैं, लॉयल्टीज होती है इन लोगों की। आते हैं अगले मुद्दे के ऊपर। पर अ, इसमें मैं एक चीज जरूर जोड़ दूंगी बोरा जी, कि ये कितना भी इधर से उधर बेपेंदी के लोटे की तरह लुढ़क जाए, लेकिन मेरे नेता ने कह दिया है, राहुल गांधी जी ने इस बात को बिल्कुल साफ कह दिया कि कहीं पे भी हो जो वो व्यक्ति जिसने खिलवाड़ किया लोकतंत्र से, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। और मेरे नेता जो बात कहते हैं ना, वो उस पर अडिग रहते हैं। 2019 में जिस वक्त उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ा था, उस वक्त भी लोगों ने बहुत कुछ कहा था, लेकिन उसी वक्त उन्होंने एक नैरेटिव सेट कर दिया था कि जो मैं कहता हूं वही मैं करता हूं। जी। दूसरे मुद्दे पे आते हैं, जो आज का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो इंटरनेशनली भी काफी इस टाइम साउंड कर रहा है। भारत के ऊपर 50% टैरिफ का बातें बहुत हो गई हैं। 50% की बात हो गई, 25% की बात हो गई, भारत के ऊपर पेनल्टी की बात हो गई, सेकेंडरी सैंक्शंस की बात हो रही है। अ, पहला सवाल तो यह है कि भारत की सरकार एक दोगला चेहरा लेके आई है। बीजेपी के सारे स्पोक्स पर्सन, मंत्रीगण, वो ये कह रहे हैं कि हम रूस से तेल खरीदेंगे, हमें अपने देश के लिए ऊर्जा की जरूरतों के लिए जो भी करना होगा हम करेंगे। लेकिन सरकार तेल नहीं खरीदती है। तेल सरकारी कंपनियां खरीदती हैं, जिनका नाम है इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और मैंगलोर रिफाइनरी। इनमें से अधिकतर के अपने पेट्रोल पंप भी है भारत के। अब मैं यहाँ पे रिलायंस पे नहीं आऊंगा, मैं सरकारी कंपनियों की बात करूंगा। रिलायंस ने तो तेल लेना रशिया छोड़ दिया पहले ही, उस बात को काफी दिन हो गए। और मैंने 5 जहाजों के नाम भी बताए थे पिछले हफ्ते, जो वापस कर दिए गए। एक गुनायन भी है, और एक उसमें एलीट भी है, एक आइशल्स भी है, एक टैसोस है, एक टैगोर है। 5 जहाज वापस कर दिए गए। भारत ने तेल लेने से इनकार कर दिया। ये पांचों रशिया के थे। और गुनायन शिप का जो वो था, तेल था, वो रिलायंस के लिए था, सिक्का पोर्ट के ऊपर गुजरात में। खैर, अब सवाल ही पैदा होता है यहाँ पर कि इन चारों कंपनियों ने कह दिया है कि हम रशिया से तेल नहीं लेंगे। पिछले 15 दिन से कोई ऑर्डर बुक नहीं किया है। और आज भी कंफर्मेशन मेरे पास आ गई है कि सरकार सीना ठोक के कह रही है कि हम रशिया से तेल खरीदेंगे। सरकारी कंपनियां कह रही हैं नहीं नहीं, हम कोई तेल नहीं खरीदेंगे, हम अल्टरनेट सोर्स देख रहे हैं, नहीं तो हम सैंक्शंस पे आ जाएंगे यूएस की। और इंडियन ऑयल, एचपी, बीपी अगर सैंक्शंस में आ गए, तो ये दुनिया में कहीं से तेल खरीद भी नहीं पाएंगे। मैं आपको बताऊं, बेचने की तो बात छोड़ दो आप, अरब देश भी उनको तेल नहीं दे पाएंगे। वंस अंडर सैंक्शन मीन नोबडी इज गोइंग टू सेल यू एनीथिंग। ये जो दोगलापन है, पहले इस पे 2 मिनट की टिप्पणी ले लूं, फिर एक मुख्य क्वेश्चन पे आऊंगा आपसे। वो एक बहुत मुख्य सवाल है जो कोई डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन मैं डिस्कस करने जा रहा हूं उसके ऊपर, कि ये दोगलापन क्यों है कि राष्ट्रवाद सीना ठोक के जनता को बताया जा रहा है कि हम रूस से तेल लेंगे, और सरकारी कंपनियां उसी पर्दे के पीछे तेल नहीं ले रही हैं। तो जनता जाए ना, वेरीफाई तो करे ये कर क्या रहे हैं अल्टीमेटली। ये दोगला चेहरा कौन दिखाएगा बाहर निकल के इनको? जी सुजाता जी। देखिए, जो बात आपने कही है ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि कोई मीडिया हाउस इन बातों को कहता नहीं है। जो बातें आप बताते हैं, जो क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ऐसा है, जो आपका रिसर्च है, और आपका एक्सपीरियंस के तौर पर आप जिन बातों को बाहर लेके आते हैं, इसमें ये बात जनता के बीच में एक पुराना पोस्ट कि अंबानी ले रहे हैं, हमारी सरकार तो ले ही नहीं रही है। जैसा कि आपने कहा, हमारी सरकारी कंपनियां होती है जो तेल खरीदती है। अब जनता को बताने के लिए नैरेटिव दूसरा होता है और असलियत कुछ और होती है पर्दे के पीछे। हमने देखा कि मोदी जी ने आके संसद में कहा, किसी ने ये नहीं कहा मुझे, लेकिन नाम क्यों नहीं ले रहे भाई? अरे बोल दो ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं कहा कि सीज फायर करवा दो। मगर ये बात इनके सारे प्रवक्ता कहेंगे कि नेता ने कह दिया, तो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं आज है। मार्को रूबियो ने कहा कि माय प्रेसिडेंट इज टेलिंग द ट्रुथ, बट इट्स ओनली यू हैव नॉट एक्सेप्टिंग इट। एक बार बोल देते छोटा सा आप खड़े होके कि बहुत सारे देशों का सहयोग हमको मिला वॉर को रुकवाने के लिए, अमेरिका उनमें से एक है, हम सबके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, तो आपका क्या बिगड़ जाता था? आज वो आदमी इतने गुस्से में नहीं होता था आपके ऊपर।
जी। एग्जैक्टली मैं इसीलिए इस बात को कह रही थी कि ये शुरुआत वहां से हुई कि उधर डोनाल्ड ट्रंप एक बड़े देश का बड़ा नेता तो है ही, चाहे वहां पे वो कुछ भी हो, चुनावा नेता है। और अगर वो कोई बात को कहेगा, आपने जाके उसी के देश में अब की बार ट्रंप सरकार कर दिया था, आपको याद होगा, मैं तो बार बार आपके कार्यक्रमों में कह चुकी हूँ कि दूसरे की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने का मतलब क्या होता है। इससे बड़ा मतलब उस देश में जाकर आप कर रहे हैं तो आप अपने देश के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं। अगर किसी को यहाँ पे बुला रहे हैं और कार्यक्रम कर रहे हैं और दूसरे के देश में जाकर कार्यक्रम में आप उसकी कैंपेनिंग कर रहे हैं, इससे बड़ी गद्दारी नहीं होती, क्योंकि ये हिंदुस्तानी का काम नहीं है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए करे। अब उसके बाद आप बताते रहे आप विश्व गुरु है डोनाल्ड माय फ्रेंड, हाथ पकड़ के गले झप्पी मार के कुछ बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी बोलना है बस बोलना। और आपने जब देखा कि किस तरह से पाकिस्तान वाले मुद्दे पर, सीज फायर के मुद्दे पर ट्रंप बार बार कहे जा रहे हैं। अब आप मार्को रूबियो की बात करें, इनके बाकी जितने लोग हैं, अब जेडी वांस के बारे में बता दिया कि फोन किया था, मैं उस वक्त बिजी था, तो ये तो बड़ी नॉर्मल सी चीज है, इसमें तो कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझना कि भाई जिस वक्त मीटिंग हो रही है कोई आपको आके कहेगा भी नहीं कि आइए जी बात करिए। अब आप बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप ये गुस्से में अगर 25% पहले लगाता है, फिर उसके बाद और 25% लगाता है, और फिर कहता है कि अभी और लगाऊंगा, और पेनल्टी 6 कंपनियों पे लगा देता है, उसके बाद जो सामने दिखता है वो कुछ और है। क्योंकि हमारे पत्रकार, हमारी गोदी मीडिया बिल्कुल जिसे कहते हैं शेमलेस है, बेशरम है, और इस बात को सामने नहीं ला रही। ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्हें पता नहीं होगा? लेकिन क्या करें, उनके पास जो डायरेक्शन आएगा वो उसके हिसाब से बोलेंगे। लेकिन अगर हम ऑलरेडी बंद कर चुके हैं रशिया से, मैं छोटी सी बात कह रही हूँ, रूस से हमने तेल लेना बंद कर दिया है, तो इसमें नुकसान किसका? हम एशिया में रहते हैं, रूस के साथ हमारे पुराने रिश्ते हैं, सातवां बेड़ा जब आ रहा था तब रूस तैयार खड़ा था हमारे लिए। इसका मतलब है जो हमारा नॉन अलाइंड मूवमेंट में हम हिस्सेदारी कर रहे थे, हम गुट निरपेक्षता की बात करते थे, उससे हट के मोदी जी कहते थे कि मैं सबको कहता हूं दूर मत हो, पास आ जाओ। तो पास आने के बजाय लोग तो हमारे को धमकाने लगे हैं, और इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अकेले की है। मैं जो बात बताने जा रहा हूँ वो काफी इम्पोर्टेंट है। अ, कुछ एसोसिएशंस हैं जिनके स्टेटमेंट्स आए हैं। हम बात तो कर रहे हैं 50%, 25%, और हम सीना चौड़ा करके कह रहे हैं कि हम सहन कर लेंगे, व्यक्तिगत कीमत चुकाने को तैयार है। लेकिन कीमत कौन चुकाने जा रहा है, मैं आज उनकी बात करने जा रहा हूं, जिसकी चर्चा कहीं नहीं है। जैसे कि एक खबर है, यहाँ पे मैं बताता हूँ कि ये लिखा है कि यूएस टैरिफ मैन्युफैक्चरिंग लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स टू बियर द ब्रंट सेज एक्सपर्ट्स। नीचे है टेक्सटाइल ट्रेडर्स, जो इस पे लिखा है सेट टू पुट यूएस ऑर्डर ऑन होल्ड, ज्वेलरी बिगन टू लुक एट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन दुबई एंड मैक्सिको। इंडिया से ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हो रही है दुबई में और मैक्सिको में। साथ में एक खबर है श्रिम्प्स, इसमें 2 करोड़ लोग काम करते हैं, 20 बिलियन लोग, इसमें लिखा है, मैंने नहीं कहा। और ये यहाँ पर, अब इसके बेस पे मैंने एक रिपोर्ट तैयार की, कुछ और ही मेरे पास डेटा थे। इस एस्पेक्ट पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है, तो मैं 5 मिनट, 2-3 मिनट लेता हूं, आपको बताता हूं कि वो क्या है। हम एक काली दिवाली की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम उस एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं कि भारत के करोड़ों लोगों के घरों में इस साल दिया नहीं चलेगा। 27 अगस्त से सारा प्रोडक्शन हॉल्ट होने जा रहा है, सारा प्रोडक्शन, टेक्सटाइल हो या डायमंड्स हो या श्रिम्स हो या गारमेंट्स हो या ऑटो पार्ट्स हो या मशीनरीज हो। इसे कहते हैं ब्लैक दिवाली फॉर वर्कर्स इन इंडिया। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। और यहां पे मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, यहां से मैं आता हूं जी। लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स आर गोइंग टू सफर मोस्ट, जिसमें फिल्म्स, डायमंड्स, टेक्सटाइल, मशीनरी, लेदर, फुटवेयर, कारपेट्स, ऑटो पार्ट्स। इंडिया का करीब करीब 70% एक्सपोर्ट जो अमेरिका को है सफर होने जा रहा है, मैं आपको पहले बता दूं। सिर्फ फार्मा सेक्टर में ही 2.5 लाख लोग काम करते हैं। यहाँ पे टेक्सटाइल में 4.5 करोड़ लोग काम करते हैं।
$10 बिलियन, 90,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है। हमारे 50% के मुकाबले वियतनाम, बांग्लादेश, कंबोडिया, थाईलैंड को 20% का टैरिफ होगा, हमारा 50% का होगा। और सारे ऑर्डर कैंसिल हो गए। मैं आपको बताऊं, इंडिया के जो 27 अगस्त के जितने ऑर्डर थे अमेरिका से, सारे कैंसिल हो चुके हैं। $10 बिलियन के ऑर्डर्स आपको बताऊं मैं। डायमंड्स में 15 लाख लोग डायरेक्टली काम करते हैं। 10 बिलियन 90,000 करोड़ के ऑर्डर्स जो बस अभी 27 अगस्त तक के लिए हैं, उसके बाद सारे ऑर्डर कैंसिल हो गए हैं। और इनकी एसोसिएशन के चीफ कह रहे हैं, पहले जो मैंने बताया उसका, और अब डायमंड के लोग कह रहे हैं, टेक्सटाइल वाले भी कह रहे हैं कि इट्स ए डूम स्टे फॉर अस। हमारे जो लोग हैं 15 लाख डायरेक्ट हैं, 35 लाख इनडायरेक्ट है जो इन पे डिपेंडेंट है। 50 लाख लोग सफर करने जा रहे हैं डायमंड्स पे। और अब ये सोच रहे हैं कि अपने कटिंग पॉलिशिंग यूनिट को मैक्सिको और दुबई में शिफ्ट करें, जहां पर दुबई में 10% ही टैरिफ है वहां पे अमेरिका के लिए। सी फूड एक्सपोर्ट्स कोई सोचता ही नहीं, इसके बारे में बात नहीं करता है। 22,000 करोड़ का इंडिया का एक्सपोर्ट है सिर्फ अमेरिका को, $2.5 बिलियन का। इक्वेडोर का 10% टैरिफ है, वियतनाम इंडोनेशिया का 20% टैरिफ है, हमारा 50% है। 77% शिप्स आंध्र प्रदेश से जाता है। 2 करोड़ लोग इंडिया के अंदर श्रिम्प फार्मिंग के अंदर है। 2 करोड़, जो मछुआरे की मोदी जी बात कर रहे थे ना, 2 करोड़। काली दिवाली इनका वेट कर रही है। ऑल ऑर्डर्स हैव बीन कैंसल्ड। ये ऑर्डर की कोई बात नहीं कर रहा, ना टेक्सटाइल में, ना डायमंड में, ना सी फूड में, केवल ऑर्डर्स हैव बीन कैंसल्ड। ऑटो कंपोनेंट्स, करोड़ों लोग काम करते हैं इसमें, 61,000 करोड़ का एक्सपोर्ट। छोटे छोटे कारोबारी हैं जो ऑटो पार्ट्स बनाते हैं इंडिया में। लाखों दुकानें ऐसी छोटी छोटी सी माइक्रो यूनिट, स्मॉल यूनिट्स हैं, वो काम करते हैं। इसके बाद फार्मा, 25 लाख लोग काम करते हैं। हमारा आधा जो फार्मा है वो सारा का सारा अमेरिका को जाता है। उस पे 250% टैरिफ की बात हो रही है, और 50 तो अभी आ जाएगा। इट्स ए डूम्सडे, उनके एसोसिएशन कहती है हमारे मरने वाले हाल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्मार्टफोन, स्मार्टफोन पे अभी थोड़ा सा बचाव हो रहा है, लेकिन $14.4 बिलियन के स्मार्टफोन में 40% एक्सपोर्ट जो है वो नॉन मोबाइल का है, और वो करीब $5 बिलियन से ज्यादा का है। और यहां पर मिलियंस ऑफ पीपल जो सफर करते हैं, जो सफर करेंगे, वो ट्रांसफार्मर बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट बनाते हैं, चीजें बनाते हैं। ये कोई बात क्यों नहीं करता है इनकी? ये जो करोड़ों लोग हैं, इस एस्पेक्ट पे क्यों नहीं बात करते कि 27 अगस्त के बाद इनके घर में रोटी नहीं बनेगी, इनके घरों में दिवाली के अंदर दियो में तेल नहीं होगा? इसकी बात क्यों नहीं करते? प्रधानमंत्री कहते हैं मैं कीमत चुकाने को तैयार हूं। कीमत तो ये चुकाएंगे करोड़ों जो हैं यहाँ पर, उनकी बात क्यों नहीं करते आप? ये सुजाता पाल जी, ये ब्लैक दिवाली है, ये काली दिवाली है। ये कोई नहीं उठाता इस इशू को, मैं उठा रहा हूं। नहीं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आँखें खोल दी आपने। सारी जो न्यूज़ आइटम्स हैं उनको आपने कंपाइल कर दिया, बिल्कुल लिटरली हम हमारे जैसे लोगों के लिए भी, और जनता की आँखों को खोलने के लिए कि अगर हमारे जो, और इसमें सबसे ज़्यादा मार कौन खाएगा? जो व्यक्ति छोटा, जो लेबर है, जो मज़दूर है। सोचिए ज़रा कि जो मज़दूरी करता है डायमंड इंडस्ट्री में, वो डायमंड करोड़ वर्कर्स है, स्टाइल हो या डायमंड हो या ऑटो पार्ट्स हो या कोई और, 10 करोड़ हैं। ये 10 करोड़ सफर करेंगे। 40 करोड़ लोग हो गए इसकी फैमिली मिला के, जिनके घरों में दिया नहीं जलेगा। इनके बारे में कौन बात करेगा? यानी कि आपने जो डेटा दिया है, 140 करोड़ के देश में 40 करोड़ तो आपने पहले ही बता दिए कि वो बेरोजगार हो जाएंगे, उनके घर में दिवाली नहीं मनाई जाएगी। इसका मतलब है कि अभी तो धीरे धीरे करके और डेटा भी बाहर आएगा ना। इसका मतलब है कि जो लोग ये सोचते हैं कि दिवाली पे अपने बच्चों को खेल खिलौने और अच्छे कपड़े पहनाएंगे, इस बार की दिवाली उनके लिए काली ही नहीं मगर भयावह भी होगी, क्योंकि वो बिजनेस जब शिफ्ट हो जाएंगे। देखिए, जो डायमंड मर्चेंट है, अगर वो 5 लोगों को ले जाके काम करने लगे दुबई में, मैन्युफैक्चरिंग भी मैं कह रही हूँ, अगर वो शिफ्ट कर लेता है, तो आप ये बताइए कि जो बाकी जो मेन उसका लेबर इंटेंसिव यूनिट था, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो तो सफर करेंगे। वो तो ढूंढेगा कि कहीं और से भी अगर उसको लोग काम के लिए मिल जाएंगे, लोकल लोग उनको काम के लिए मिलना शुरू कर देंगे, जहां पे भी वो अपना बिजनेस नया सेटअप करेंगे। तो हमारे लोगों का क्या, यानी कि जो सबसे गरीब है वो और गरीब हो जाएगा। और ये जो आर्थिक असमानता की बात हम बार बार करते हैं, ये खाई तो बढ़ती चली जाएगी।
और पूरे देश को इसको सहना पड़ेगा। जो इस वक्त अच्छी नौकरी पाया हुआ है उसके ऊपर प्रहार तो पहले ही कर दिया उन्होंने, जब ये कहा कि जो आउटसोर्स करे गए हैं इंडिया में उनको हम मतलब वार्निंग दे रहे हैं। आप जानते हैं कि एप्पल की यूनिट को उन्होंने वार्निंग दी। और आप सोचिए इसमें एक और एस्पेक्ट, ये वाला तो एक्सपोर्ट का एस्पेक्ट, मगर जब ये टैरिफ उनके एग्री प्रोडक्ट्स पे जीरो होगा तो यानी कि उनके जो प्रोडक्ट्स है वो हमारे मार्केट को फ्लड कर देंगे। हमारे किसानों के साथ क्या होगा? वही उससे भी भयावह होगा जो मोदी जी करने जा रहे थे। मोदी जी हमारे किसानों के साथ अत्याचार कर रहे थे और अब जो ट्रंप उनके मित्र कर रहे हैं उसका जवाब मोदी जी के पास नहीं, इसीलिए जवाब देने के लिए वो नहीं आते। आपने देखा है कि जब जवाब देने आते हैं संसद में कैसे अकड़ के लास्ट मिनट पे आते हैं। अरे उनका काम है जवाब देना, संसद में खड़े होकर विपक्ष का। विपक्ष वहां बैठता है, पूरा साल नहीं बैठता, वो सरकार चलाते हैं। जिस वक्त विपक्ष बैठता है आके सवालों के जवाब दे, और अगर 140 करोड़ लोग उनके पीछे खड़े हैं तो वो ये बात नहीं बोल पा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि हम हमारी सॉवरेनिटी पर आप प्रहार नहीं कर सकते और हमारा पूरा देश एक साथ है। क्यों? क्योंकि वो लोगों के सामने आने से डरते हैं। वो लोगों को साथ में कैसे लेंगे जब उनके अंदर इतना भय, इतना डर बसा हुआ है? यही कारण है कि देश एक भयावह स्थिति की तरफ जा रहा है जो बेहद चिंताजनक है। हाँ, ये हम भले ही कहते रहे कि डोनाल्ड ट्रंप एक पागल आदमी है, ये भी मैं मानती हूँ, लेकिन आप बताइए ना, मार्को रूबियो ये बात जब कहता है तो इससे तो साफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं गलती तो हमारी तरफ से भी हो ही रही है ना। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनकी बात को रिफ्यूट नहीं किया कि मार्को रूबियो भी झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब उनको कहा गया और उन्होंने उसे मैनेज ठीक से नहीं किया। उन्होंने सोचा हम चुप हो जाएंगे तो बात दब जाएगी। ये नहीं पता था कि अगर वो पागल आदमी है तो वो तो एकदम इसको फ्लेयर अप करवाएगा, और वो कर भी रहा है। अभी आपने एक और आखिरी बात कह रही हूँ, आपने नोटिस किया होगा कि जितने भक्तगण भारत मूल के अमेरिकी होते थे कैसे चीख चीख के बताते थे, आज किसी की आवाज नहीं निकल रही है। क्योंकि भारतीय होने पर, भारत से होने पर उनको अब डर लग रहा है कि हमारे जो नेता है मोदी जी, जिनको हमने भगवान बता दिया, ये बता दिया, उनके कार्यक्रम में ह्यूस्टन में जाके वाह वाह चीखम चिल्ली करी, मेडिसन स्क्वायर पे करा, आज उनकी वजह से हम टारगेट पे आ गए। क्योंकि हम नोटिस तो होंगे ना कि हमारा प्रधान जो जिस मूल के हम है वहां के हमारे जो प्रधानमंत्री है वो उनकी बातों को झुटलाया जा रहा है ट्रंप के द्वारा। बोल नहीं पा रहे, वही लोग बोल के दिखा देते। वहां तो लोकतंत्र है, इतना डर तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो भी जानते हैं सच्चाई क्या है। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। तिरुपुर जैसा सबसे बड़ा भारत का केंद्र जो टेक्सटाइल का है, जहां एक टाइम में आज से 10 लाख वर्कर्स काम करते थे, अब सिर्फ 6 लाख वर्कर काम करते हैं, और अब शायद 2-3 लाख वर्कर ही रह जाएंगे। सूरत जो कि टेक्सटाइल सिटी भी है, डायमंड सिटी भी है, जो कम से कम तो 20 लाख वर्कर को एम्प्लॉय करता है, वो 20 लाख के 20 लाख क्या कहते हैं ना कि रेस से बाहर हो जाएंगे। आप सोचिए उनकी व्यथा को कि इनका क्या हाल होने जा रहा है, बट नोबडी टॉक्स अबाउट इट। मैं बात करता हूं तो लोग मुझे ट्रोल करने के लिए आते हैं कि अब कोई कहता है आप रशिया के एजेंट है, कोई कहता है आप चाइना के एजेंट है, कोई कहता है अमेरिका के एजेंट हो। सत्य कहना भी बहुत मुश्किल हो गया आजकल, मुझे लगता है। और क्या करें, लेकिन मजबूर हूं मैं भी तथ्यों के साथ आता हूं, और बिना तथ्यों के बात करता नहीं। और मैं जब लोगों के सामने तथ्यों को लेके आता हूं तो तभी कुछ खास व्यक्ति कई बार मुझे फोन भी कर देते हैं कि भाई आपके तथ्य बड़े अच्छे हैं, इनको बढ़ाते रहिए, काम करते रहिए। तो मुझे खुशी होती है, चलिए कोई तो है कम से उस बात को स्वीकार करता है। और आप जैसे विद्वान जब आते हैं तो हमारा भी क्या है कि थोड़े चैनल को चार चांद लग जाते हैं। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करूंगा कि आप आए और आपने इतना बड़ा टाइम दिया, 40 मिनट खरीद दिया आपने। और दर्शक मित्रों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।